मेरे रंगीन मिजाज दोस्त समीर को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि इसका हुलिया पूरा बदल चुका था। मैं इससे कोई 6 महीने बाद मिल रहा था, मगर उन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ था जो समीर की हालत बिल्कुल ही बदल कर रह गई थी। मैं तो इसे पहचानता भी नहीं, अगर इसने खुद से मुझे आवाज देकर ना रोका होता। मेरी फटी हुई आंखें देखकर वह मुस्कुरा दिया और कहने लगा, क्या हुआ अमन, मुझे पहचाना नहीं क्या? इसकी आवाज़ हूबहू वैसी ही थी। मैं हंस दिया और कहने लगा, बस आवाज़ से ही तो पहचान हुई है, वरना हुलिया देखकर तो धोखा ही खा गया था। ये तुझे क्या हो गया है? तू इतना अच्छा और शरीफ कब से हो गया? इसके सही ढंग से जमे बाल, सूट बूट ने मुझे वाकई ही हैरान कर दिया था, वरना वह तो हमेशा फटी हुई जीन्स शर्ट के बटन खुले हुए और अजीब गरीब फैशन के बालों में घूमा करता था। मेरी बात सुनकर समीर भी मुस्कुरा कर कहने लगा, बस कभी कभी कुछ लम्हे इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं, और मेरी जिंदगी में भी एक ऐसी ही रात आई थी जिसने मुझे बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अब मैं पहले वाला समीर नहीं हूँ। इसका सर से पांव तक बदला रवैया देखकर मुझसे रहा न गया और मैंने पूछ ही लिया कि मुझे भी बताओ कि वो कौन सा लम्हा था जिसने तुम्हें इतना शरीफ बना दिया है, वरना तुम तो हम सारे ही दोस्तों में सबसे ज्यादा रंगीन मिजाज और नजरें चलाने वाले इंसान थे। मेरे पूछने पर समीर कहने लगा, यार अभी तो मैं जल्दी में हूँ, माँ की दवाई लेने आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फुर्सत से तेरे घर चक्कर लगाऊंगा तो फिर बात जरूर बताऊंगा। और ये कहकर घर वापस लौट आया। मेरी बीवी ने कुछ सामान मंगवाया था, मैं वही लेकर घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी ने मुझे खोया खोया देखकर पूछा, खैरियत तो है? अमन क्या हो गया है? उसने मुझे पानी ला कर दिया और मेरे पास ही बैठ गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हें समीर याद है, मेरा दोस्त? वो मुस्कुराई और कहने लगी, वो नमूना भी कोई भूलने वाली चीज़ है? याद नहीं हमारी शादी पर क्या बनकर आया था? लड़कियों जैसे उसके बाल मुझे आज तक अच्छी तरह याद है। अपनी बीवी की बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। वाकई मेरी शादी पर उसने फैशन में आकर बाल बहुत ज्यादा ही लंबे कर लिए थे, इसलिए वह उसे याद रहा था। मैंने कहा, हाँ इसी की बात कर रहा हूँ। मेरी बात पर वह चौंक कर पूछने लगी, खैरियत तो है? आज आपको अचानक वह कैसे याद आ गया? मैंने उसे बताया कि वह मुझे बाजार में मिला था और अब तो वह एक बहुत ही शरीफ आदमी बन गया है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं आ रही कि इसमें अचानक इतना ज्यादा बदलाव कैसे आ गया। वह तो बहुत ही ज्यादा आशिक मिजाज था, लड़कियों से उसकी नजरें नहीं हटती थी, और आज बाजार में इसकी झुकी हुई नजर और सुधरा हुआ हुलिया मुझे हैरान कर गया। मेरी बात पर मेरी बीवी भी हैरान हुई, फिर कहने लगी, चलो अच्छी बात है, वह सुधर गया है, शरीफ हो गया है, क्या पता इसकी भी शादी हो गई हो। बीवियां तो पतियों को सीधा कर ही देती है। अब आपको देखें कितने शरीफ हो गए हैं, 6 महीने बाद अपने जिगरी दोस्त से मिले हैं। कहाँ तो हमारी शादी के शुरू में हर वक्त दोस्त का कहकर घर से निकल जाया करते थे। ये कहकर मेरी बीवी जोर से हंसी और उठकर किचन में चली गई। बात तो इसकी ठीक ही थी, शादी के बाद मैं भी बहुत बदल गया था, लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी कि समीर की अभी शादी नहीं हुई थी, तो फिर इसमें ये तब्दीली क्यों आई? और थोड़ी बहुत भी नहीं, वह तो पूरा का पूरा ही बदला था। समीर का हुलिया मेरे दिमाग में बैठ गया था। दरअसल मैं इसे बचपन से जानता था, इसलिए इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ था। इसके घर तो क्या पूरे खानदान में कोई ऐसा नहीं था। वह लोग बहुत पैसे वाले थे और उनके घर हर किस्म की अय्याशी खुलेआम हुआ करती थी। तो इस बीच में समीर को रास्ते पर लाने वाला कौन था, मैं जानना चाहता था। और यही दुआ 2 दिन बाद समीर के दरवाजे पर मैं चला गया। दरवाजा समीर ने ही खोला और मुझे देखकर हैरान हुआ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तूने बताया था ना आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, बस उन्हीं को देखने के लिए आ गया हूँ। वह खुशी से मुझे अंदर ले गया। उसकी माँ वाकई बहुत बीमार थी। कुछ देर में उनके पास बैठा और फिर समीर के साथ उसके कमरे में चला गया। मैं यहाँ पहले भी बहुत बार आया था, लेकिन इस बार तो कमरा भी पूरी तरह बदल चुका था। ना ही इसका गिटार दीवार पर लगा हुआ था, ना ही कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कमरे में था। LED भी हट चुकी थी और एक दीवार के साथ बहुत ही संस्कारी किताबों का पूरा शेल्फ लगा दिया गया था। समीर मेरी नजरों को महसूस कर रहा था तो कहने लगा, क्या देख रहे हो तुम ही तो कहा करते थे सुधर जाओ। देखो मैं सुधर गया हूँ। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और पूछा कि क्या कोई लड़की का चक्कर है? किसी हसीना ने तुम्हें इतना शरीफ बना दिया है या फिर कोई धोखा देकर चली गई है? पहले तो उसने अपनी नजरें फेर ली और फिर कुछ देर बाद मेरी तरफ देखकर कहने लगा,
हसीना का तो चक्कर है, लेकिन ना ही किसी ने दिल दुखाया और ना ही किसी ने कोई धोखा दिया। बस यूं समझ लो कि किसी ने सीधा रास्ता दिखाया। और फिर समीर ने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे यकीन आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन समीर मेरे सामने हकीकत बनकर बैठा था, इसलिए यकीन तो करना था। समीर की कहानी मैं आगे इसकी ज़ुबानी बयां करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। एक रोज मैं ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ एक शादी पर गाना गाने के लिए गया। ये काम मैं शौक से करता था। पैसे तो मेरे पास खानदानी बहुत थे। वही मुझे पता चला कि कुछ लड़कियों को प्रेम नगर के किसी कोठे से मुजरे के लिए बुलवाया गया है। गाना गाते हुए मैं उन लड़कियों को भी देख रहा था। वे सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत हसीना थी। मैं उन्हें देखकर सोचने लगा कि शायद सारा हुस्न प्रेम नगर की गलियों में ही बसा हुआ है। फंक्शन खत्म हुआ। वे सारी लड़कियां जिस तरह आई थी उसी तरह वापस लौट गई। हमारा भी गाना बजाने का काम खत्म हुआ तो हम भी सामान समेटने लगे। ऐसे में मेरे एक दोस्त ने मजाक में कहा कि यार, जब इतनी हसीन लड़कियां कुछ रुपए में हमें मिल सकती है तो फिर अपनी जवानी खराब करने का क्या फायदा। शादी एक से होनी है, लेकिन मजे तो हजारों के साथ किए जा सकते हैं। क्या कहते हो तुम लोग? बल्कि ये बात उसने मजाक में नहीं कही थी, लेकिन मेरे दिल को इसकी बात पसंद आई और मैंने कहा, यार बात तो तू ठीक कह रहा है। हम सारे ही जवान हैं, पैसे वाले हैं। अगर कुछ वक्त हम भी उन लड़कियों के साथ में गुजार ले तो क्या बुराई है। हम सारे ही दोस्त संस्कार से बहुत दूर थे। नाच गाना, शराब, लड़कियां, ये सब हमारे लिए कोई बुराई वाली चीज नहीं थी, बल्कि हम तो बहुत कम उम्र से ही इन सारी चीजों में पड़े हुए थे। इसलिए जब मैंने ये बात कही तो उनमें से किसी को भी बुरा नहीं लगा। सभी एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगे कि एक बार तो प्रेम नगर जाना चाहिए। जब यहाँ इतना हुस्न नजर आया है तो वहाँ तो तबाही होगी। और फिर हम सब ने अगली ही रात प्रेम नगर की गलियों में जाने का इरादा कर लिया। हम सब एक जगह इकट्ठे हुए और एक साथ ही चल पड़े। वहाँ सबसे बड़ा कोठा गंगूबाई का था। हम सब वहाँ जाकर बैठ गए। बहुत खूबसूरत महफिल सजी हुई थी। कई हसीन लड़कियां नाच रही थी। वहाँ मौजूद मर्द उन पर पैसे लुटा रहे थे। शराब की वह फिजा महक रही थी। हम सारे दोस्त भी बड़े मजे से तकियों से टेक लगाए बैठे उस महफिल का मजा लूट रहे थे। कुछ घंटे गुजरे थे कि गंगूबाई खड़ी हो गई और कहने लगी कि कौन कौन यहाँ रात गुजारने वाला है, सब पैसे मेरे हाथों में रखें और जिस कमरे में जाना चाहें चले जाइए। हम दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंख का कोना दबाया। हम सब जवान थे, थोड़ी बहुत शराब भी पी ली थी। क्या बुराई थी अगर एक रात यहाँ गुजार लेते। घर में तो कोई भी पूछने वाला नहीं था। यही सोचकर हम सब दोस्तों ने 10-10 हजार रुपए गंगूबाई के हाथ पर रख दिए। उसने ऊपर की तरफ इशारा किया और कहने लगी, जिस कमरे में चाहे चले जाओ, लेकिन सबसे आखिरी वाले कमरे में कोई न जाना। दूसरे मर्द तो खामोशी से एक एक कमरे में जाते चले गए, लेकिन मेरे कान गंगूबाई की बात पर खड़े हो गए। मैंने कहा, क्यों? इस आखिरी कमरे में ऐसा क्या है जो हम वहां नहीं जा सकते? गंगूबाई मुस्कुराई और कहने लगी, वो तराना का कमरा है और तराना यहाँ की सबसे ज्यादा कीमत वाली लड़की है। हर कोई इसके कमरे में नहीं जा सकता। उसके पास जाने के लिए बहुत से पैसे लुटाने पड़ते हैं। वैसे ही किसी मर्द को अपने कमरे में आने की इजाजत नहीं देती। गंगूबाई की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। भला कोई तवायफ भी इतनी शर्त रख सकती थी? मैंने पूछा कि क्या कीमत है आपकी तराना की? मैं तो रात इसके साथ ही गुजारूंगा। गंगूबाई कहने लगी, आज तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम शराब पी चुके हो और तराना शराबी मर्दों को अपने कमरे में नहीं आने देती। इसके कमरे में सिर्फ वही मर्द जा सकते हैं जो नहा करके बिल्कुल साफ सुथरी हालत में यहाँ आए और कोई नशा ना किया हो। मेरे दोस्त कहने लगे, छोड़ यार समीर, कहाँ इस तराना के चक्कर में पड़ गया है। यहाँ तो सारी ही एक से बढ़कर एक हसीना है। लगता है गंगूबाई ने ठगने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन मैंने दोस्तों की बात ना मानी और कहा कि मैं तो तराना से ही मिलूंगा। गंगूबाई कहने लगी, ठीक है, 50 हजार लेकर कल चले आना और साफ सुथरे होकर आना। मैंने हंसकर पूछा कि तवायफ के कमरे में भेज रही हो या किसी इबादत की जगह पर? तो गंगूबाई कहने लगी, ये तो तुम्हें अंदर जाकर ही मालूम होगा। मुझे खुद भी नहीं मालूम कि तराना मर्दों के साथ किस तरह रहती है। ना ही कभी उसने कुछ बताया है और ना ही उसके कमरे से निकलने वाले किसी मर्द ने। लेकिन एक बात है, जो एक बार तराना के कमरे में जाता है वह दोबारा यहाँ नहीं आता। ये बात सुनकर मुझे तराना से मिलने का जुनून और बढ़ गया। आखिर एक ऐसी तवायफ थी जिसके दाम भी ज्यादा थे और नखरे भी, और फिर उसके कमरे में आने वाला दोबारा लौट कर भी नहीं आता था।
अगर वह इतनी ही खूबसूरत थी तो फिर तो हर एक को बार बार यहाँ आना चाहिए था। इस रात मैं किसी लड़की के कमरे में नहीं गया और अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर खुद अकेला लौट आया। मेरे दिमाग में बस तराना बस गई थी, मुझे इससे मिलना था। मैंने आज से पहले कभी किसी लड़की के साथ रात नहीं गुजारी थी, लेकिन पता नहीं क्यों तराना से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। अगली शाम मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए तो सभी हैरान थे। कहने लगे, यार समीर, तेरे कहने पर हम सब गए लेकिन तू ही लौट आया, आखिर क्या चक्कर है। मैंने दोस्तों से कहा, यार मिलूंगा तो अब इस तराना से ही मिलूंगा। वैसे भी जिस्मानी भूख नहीं थी, मैं तो बस मजे मजे में उस चौखट पर पहुंच गया था। मेरे दोस्त मुझे बेवकूफ ठहरा रहे थे और मैं तराना से मिलने के लिए एक एक पल उंगलियों पर गिन रहा था। रात हुई, मैंने नहाना शुरू किया और खुशबू लगाई और दोबारा इसी कोठे पर पहुंच गया। गंगूबाई मुझे देखकर हंसी और कहने लगी, तुम तो तराना से मिले बगैर ही इसके दीवाने हो गए हो, लाओ पैसे निकालो। मैंने उसके हाथ पर 50,000 रुपए रखे और उसने मुझे कमरे की जाने की इजाजत दे दी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं सोच रहा था कि न जाने वह हसीना कितनी हसीन है कि जिसने मिलने के लिए इतने जतन करने पड़ रहे हैं। और जैसे ही मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मेरे कदम अपनी जगह ही जंजीर हो गए। दो नीली आंखों ने मेरी तरफ देखा था और मुझे लगा था मैं उन आंखों के अंदर ही कहीं गुम हो गया हूँ। मैं दिलो दिमाग में तराना का जो नक्श बनाकर यहाँ पहुंचा था वो उससे बिल्कुल अलग थी। ना ही उसके हाथ मेहंदी से सजे हुए थे, ना ही नाखूनों पर कोई रंग लगा था। मेकअप से परे उसका चेहरा सादगी में लिपटा हुआ था और ना ही उसने मेकअप किया हुआ था, ना ही कोई लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी और बिल्कुल साफ सुथरी सफेद रंग के कपड़ों में ऐसी आवाज में गा रही थी। उसकी आवाज सुनकर मैं दीवाना हो गया था। आवाजें तो मुझे बहुतों की पसंद थी, लेकिन तराना की आवाज कुछ अलग ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरे जहां की आवाज हो। वह बिना रुके गाती ही चली जा रही थी और मैं सिर्फ सुन रहा था। काफी देर बाद वह खामोश हुई। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बैठ जाइए, कब तक खड़े रहेंगे। मैं अपने मन में भारी कदम उठाकर बड़ी मुश्किल से उसके सामने जा बैठा था, लेकिन उसकी नजरें अब भी मुझ पर नहीं थी। मैं वह था जिसको लड़कियां पाने की तमन्ना करती थी। मेरी खूबसूरती, मेरी कशिश लड़कियों में बहुत छाई हुई थी, लेकिन तराना कुछ अलग ही थी। उसने तो एक निगाह भी मुझ पर न डाली, बल्कि उसके लफ्जों ने मेरे दिल को बदल डाला था। ये बोल उसके नहीं थे, ये बोल उस गीता के थे जो उसके सामने रखी थी, लेकिन अंदाज इसका था, वह अंदाज जो किसी के दिल को भी मोम कर सकता था। जो खूबसूरत पैगाम को वे बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखा रही थी और मैं बस सुनता ही चला जा रहा था। कुछ देर पहले वे भगवत गीता पढ़ रही थी और उसके बारे में बता रही थी और मैं उसके चेहरे को देख रहा था, जो खुद भी उस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अगर ऊपर वाले ने इतना नूर एक इंसान के चेहरे को दिया था तो मेरा ऊपर वाला कितना नूरानी होगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी सोच वहां तक जा ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे मुझे बता रही थी कि मेरा रब कौन है, मुझे बनाने वाला कौन है। वह तो अंधेरों को मिटा देता है, वह हर जहां को रोशन कर देता है। और मैं बस सुन रहा था। जैसे ही उसने पढ़ना बंद किया, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बड़ी भारी कीमत चुका कर यहाँ तक आए हो। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से खाली हाथ जाओ। मैंने आज तक किसी को अपने कमरे से खाली हाथ नहीं जाने दिया। मैं चाहती हूँ तुम अपनी झोली भर कर यहाँ से लौटो, हर अंधेरे को रोशनी में बदल कर यहाँ से निकलो। मुझे जब इस दुनिया में लाया गया था तो मैं भी अंधेरों में गुम थी। मुझे धोखे से यहाँ पहुँचाया गया था। जिस वक्त मैं यहाँ आई मुझे अपने रब के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मैं बहुत ही गुमसुम हो गई थी। मुझे एक आदमी ने धोखा दिया था, उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मुझे लगा कि वह शादी करेगा, लेकिन वह तो मुझे यहाँ बेचकर चला गया। वो हंसी और कहने लगी, मुझे लगा था कि आदमी बुरे होते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लगा कि हर आदमी बुरा नहीं होता, कोई कोई इंसान बुरा होता है। मैंने जिससे मोहब्बत की वो एक इंसान था और एक इंसान ने मुझे धोखा दिया था। कहने को तो मैं कोठे पर पहुंची थी, लेकिन मुझे यहाँ वो मिल गया जो शायद कहीं और नहीं मिल सकता था। मुझे यहाँ जिस औरत के हवाले किया गया वह बहुत अच्छी थी। जब उसे पता चला मैं यहाँ किस तरीके से आई हूँ तो उसने मुझे किसी मर्द के हवाले ना किया, बल्कि मेरी पढ़ाई के लिए एक इंसान को रख दिया। रोजाना यहाँ आता और मुझे पढ़ा कर जाता, मुझे सब कुछ सिखाया और फिर मैं इन सब में सबसे आगे निकल गई। और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, मैं यहीं रहती थी, इसलिए मैं यहीं बस गई। यहाँ किसी ने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। मैं अपने कमरे में ही बंद रहती और गीता पढ़ती रहती और समझती। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ
कि जब मैं एक कोठे पर रहकर अपनी किस्मत बदल सकती हूँ तो बाकी लड़कियों की जिंदगी क्यों बर्बाद हो रही है। जो भी कोई कोठे पर आता मैं उसे शराब पीकर अपने कमरे में नहाने देती और गंगूबाई से बाहर से ही मना कर देती कि मेरी एक शर्त है, जो भी मुझसे मिलेगा उसके 50,000 होंगे और वह नहा कर साफ सुथरा होकर आएगा और एक शराब की बूंद को भी हाथ नहीं लगाएगा। इसलिए जो भी आता था अपने होशो आवाज में आता था और जब मैं बैठकर गीता पढ़ती थी और रो रो कर अपनी कहानी सुनाती थी तो कोई भी मेरी तरफ गलत निगाह से नहीं देखता था और सब ये सोचते कि मैं कोठे पर रहकर एक अंधेरी जगह पर रहकर उजाला रोशन कर सकती हूँ तो वह अपनी ऐसी गलत जिंदगी को क्यों नहीं सुधार सकते। इसलिए जो भी मेरे कमरे में आता वह आ तो जाता, लेकिन जब यहाँ से जाता तो एक शरीफ और अच्छा दिल इंसान बनकर जाता। मैं यहाँ पर भी बहुत ही माहौल सुधार चुकी थी, कुछ और बाकी है जो मैं कोशिश करती हूँ कि सुधर जाए। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं अपने घर आ गया। उस दिन से मैं इस अंधेरी की नगरी से बाहर आ गया हूँ। मैंने गलत काम करने छोड़ दिए, मैंने नशा करना छोड़ दिया, लड़कियों को छेड़ना छोड़ दिया है, क्योंकि ऊपर वाले ने हम सब के लिए एक ही लड़की बनाई है जो कि हमारी बीवी होगी, तो हम किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद करें। मेरे दोस्त समीर की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई और मैंने उसे गले लगा लिया और अपने घर आया, अपनी बीवी को सारी बात बताई और मेरी बीवी ने अपनी बहन से मेरे दोस्त समीर की शादी करा दी और मेरा दोस्त आज अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। कहने को ये पूरी दुनिया गलत है, लेकिन आज इस कहानी से साबित कर दिया है कि अगर इंसान के दिल में सुधरने की तमन्ना हो तो वह कोठे पर जाकर भी सुधर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आएगी।